ओके, हेलो सर। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जस्ट अ सेक। क्या सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। ओके ओके, सो सर मैंने भी ट्राई किया था कि एक ऐसा पिक्चर रखूं जहां से हम स्टार्ट करेंगे जो आपने ऑलरेडी दिखाया है सबको। सो आई वेलकम एवरीवन। माय नेम इज अमृता कारखानिस देशमुख. I'm a sports psychologist. I've been an ex-national champion in cycling and triathlon. खुद एक एथलीट रह चुकी हूँ और लगभग 12 साल से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अप्लाइड फील्ड में यूज कर रही हूँ। सो हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा है कि जितना बॉडी इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए, उतना ही माइंड भी इम्पोर्टेंट है। और माइंड को हम इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं, लेकिन उतना ट्रेनिंग नहीं दे रहे जितना हम बॉडी के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स के साथ मेरा संबंध मेरे फर्स्ट ईयर से है प्रैक्टिस के। लगभग 12 साल में जिम्नास्टिक्स में काफी हद तक काम कर रही हूँ, जिसमें 2 आर्टिस्टिक और एक रिदमिक टीम के साथ मैंने काम किया है। एंड दैट्स व्हाई आई नो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट कोचेस फेस, स्टूडेंट्स फेस, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट अ गेम हैज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है ऑल द कोचेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ही स्पोर्ट की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आपके गेम में इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि आप साइमल्टेनियसली काफी सारे स्पोर्ट्स खेल रहे हो। ऐसे ही एक होता है सफर आपका। along with that, most of the games you can start at age 9 and 10 also and still reach highest level. लेकिन जिम्नास्टिक्स में आपके यहाँ बच्चे काफी छोटी उम्र से आने लगते हैं। सो टॉडलर जिम्नास्टिक्स से लेके 20-25 साल की उम्र तक जिम्नास्ट ट्रेनिंग करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं। और ये जो लगभग 15 से 20 साल का जो उनका सफर है, आपका सफर है, पेरेंट्स का सफर है, ये आसानी वाला नहीं है, ये हम सब जानते हैं। सो आज हम जो बात करने वाले हैं ये है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हिसाब से ही बात करेंगे, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी का एक फील्ड है, इसमें ये देखा गया है कि जैसे बच्चों के अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं, अगर हम इनके नियम समझ पाए, इनके रूल्स समझ पाए, इनके प्रिंसिपल समझ पाए, तो हम हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में भी उतना ही अच्छा चेंजेस ला सकते हैं। सो सबसे पहले बेसिकली साइकोलॉजी क्या है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड और उसके फंक्शंस का। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे बर्ताव के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर। इसको हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में परफॉर्मेंस कहते हैं। तो जैसे हम सोचते हैं, इमोशंस फील करते हैं, इसका डायरेक्ट नाता जो है वो हमारे बॉडी और परफॉर्मेंस के साथ होता है। इसी के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत अच्छा सफर देखा गया है इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये 3 प्रकार से यूज किया जाता है। काफी सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लैब में they are studying why athletes think, feel and behave differently in different scenarios. So आपने देखा होगा कि आपका बच्चा प्रैक्टिस में बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन में जाके वो वैसा नहीं लगता जैसे वो प्रैक्टिस में लगता है। तो इसका रिसर्च लैब्स में होता है। इसके जो भी रिसर्चेस होते हैं और जो टेक्स्ट होते हैं, ये कॉलेजेस में और जो साइकोलॉजिस्ट है ये एजुकेशनल सेटअप में सिखाते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। इसे एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और तीसरा जो टाइप है इसे अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो एक्चुअल फील्ड में उतर के कोचेस और प्लेयर्स के साथ काम करते हैं। सो मैं एक अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ और इसका ही वी विल सी टू इट कि हाउ वी स्टडी द थियोरी एंड लर्न टू अप्लाई इट इन एक्चुअल सेटअप। सो ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि स्पोर्ट्स इज 10% फिजिकल एंड 90% मेंटल. So I will not totally agree with this statement, but I will surely agree with this that competitions are 10% physical and 90% mental. पूरी साल आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन कंपटीशन के दौरान बस एक थॉट आ जाए कि क्या मैं फॉल करूंगी, क्या मुझसे कुछ गलती हो जाएगी, क्या मैं मेरे कोच को या पेरेंट को हैप्पी कर पाऊंगी। ये एक सिंगल थॉट जो आपके माइंड में आता है, ये साइकोलॉजिकल थॉट जो है, ये आपके परफॉर्मेंस को, पूरे साल की मेहनत को खराब कर सकता है।
इसी के लिए हम कहते हैं कि कॉम्पिटिशन्स आर 90% मेंटल एंड 10% फिजिकल। तो जैसे आप आपकी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, वैसे अगर हम हमारे माइंड को भी ट्रेन करना सिखाए, बच्चों से मेंटल ट्रेनिंग करवाए, तो ताकि जिस दिन कंपटीशन हो उस दिन उनको कुछ अलग ना लगे, वैसे ही प्रिपेयर करें जैसे वो हमेशा करते हैं। सो मेंटल ट्रेनिंग काम कैसे करता है, सच में इसका कोई फायदा है? तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मेंटल ट्रेनिंग में स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है जहां पर काफी बार कोचेस ये देखते हैं कि बच्चा प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कर पा रहा है, ही इज एबल टू परफॉर्म रियली वेल इन प्रैक्टिस, बट ही चोक्स डाउन या फ्रीज हो जाते हैं, भूल जाते हैं काफी सारी चीजें व्हेन ही और शी इज इन द कंपटीशन। सो इसे हम चोकिंग कहते हैं, डर लगना। मेंटल ट्रेनिंग से आप इस डर को कम करके वी कैन टेक इट टू सो एंड सो परफॉर्मेंस, यानी एटलीस्ट बेटर देन अर्लियर। मेंटल ट्रेनिंग जैसे हम रिपीट करने लगते हैं, उससे हमारा बेटर परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस की ओर हम पहुंचते हैं, और फाइनली हम हमारा फ्लो परफॉर्मेंस अटेन कर पाते हैं। ये फ्लो परफॉर्मेंस क्या है? तो ये फ्लो परफॉर्मेंस यानी एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर आपको कुछ और नहीं सूझता, सिर्फ आप एक आपका जोन में रहते हो और आपका परफेक्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो। तो ये मेंटल स्टेजेस के, ट्रेनिंग के भी स्टेजेस होते हैं। पहले दिन मेंटल ट्रेनिंग आपको चैंपियन नहीं बना सकता, आपका यूज जैसा जैसा ज्यादा होते जाता है वैसे वैसे आप एक अंडर प्रेशर से आप बेस्ट परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हो। हम इसी के साथ अगला स्लाइड देखेंगे कि इस सेशन में हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रिबलिंग देख रही हूँ। मैम वो आपके पास ना एक वो है, आपके ऑप्शन में आएगा। निकिता मैम आप हैं प्लीज हमारे साथ? अमृता मैम, आपके Yes. ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन आएगा एनोटेट बोल के। Yes, yes, yes. यस, काइंडली क्लिक ऑन एनोटेट, देन यूल क्लिक ऑन मोर, फिर वहां पे एक ऑप्शन आएगा डिसेबल एनोटेट बोल के। No, I'm getting mouse, select, text, draw, stamp, erase. First I'll erase, मोर I बोल के guess. एक ऑप्शन आएगा। No, it's not actually seen. More option तो नहीं, अच्छा more option, yes. हाँ, वहां पे इसमें देखिए डिसेबल एनोटेट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। dissonant, yeah, yeah, yeah. Yeah, just enable that and clear and press on clear screen. Okay, so currently I will have to clear all drawings. Just click on clear, everything will go. Clear. Okay. Okay. ठीक है. Thank you so much. No problem, no problem. Yeah. So is my screen seen? यस मैम। Yes, yes, it is visible. ओके ओके, सो लेट मी कम कि ये सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का थोड़ा सा बता दिया, फ्लो या क्रक्स। मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का उपयोग क्या है, लेकिन फिर भी थोड़े से एग्जांपल्स देके हम माइंड बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमेशा हर एथलीट तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोचेस ये कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो हर बच्चे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हो, तो आप ये कॉन्सेप्ट्स उनके तक उन तक पहुंचा सकते हो, एंड यू कैन सी टू इट दैट दे गिव इंपॉर्टेंस टू मेंटल ट्रेनिंग। दूसरी चीज जो हम सीखने चाहेंगे वो है चाइल्ड साइकोलॉजी का हम प्रिंसिपल्स जो है वो उसका उपयोग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कैसा करेंगे। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ये एक बिहेवियर है, और इस बिहेवियर के लिए बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या कैसे उनका इमोशंस डेवलप होता है, इमोशंस और परफॉर्मेंस का क्या नाता है, और बच्चे कैसे उनके बिहेवियर में, परफॉर्मेंस में चेंजेस आ सकते हैं, ये हम चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज, बस थियरी नहीं समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि वी विल ट्राई टू सी दैट हाउ वी कैन अप्लाई इट ऑन फील्ड, क्योंकि आप एप्लीकेशन अगर सीख पाए तो ही इस सेशन का पूरा एडवांटेज हम ले पाएंगे। और आखिरी की जो चीज है वो है कि अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में काफी सारे नए साइंसेस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नई फील्ड्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो हम उनसे आगे जाके क्या सीखने वाले हैं। सो आई होप आप सब मेरे साथ हो। ओके, सो ये स्लाइड जो है, आई एम ट्राइंग टू जस्ट टेल यू कि एथलीट जो बाहर से दिखता है वो एक पार्ट ऑफ स्टोरी है, और अंदर उसके एक और कहानी, एक और स्टोरी चलती रहती है। आप एक
जब जिमनास्ट को देखते हो तो उसकी बॉडी, उसका परफॉर्मेंस, उसके मिस्टेक्स, उसके इम्प्रूवमेंट्स, स्कोर्स, ये सब आपको दिखते हैं। लेकिन अंदर की स्टोरी अलग होती है। अंदर एक जिमनास्ट के काफी सारे थॉट्स आते हैं। इनमें से 90% थॉट्स काफी बार नेगेटिव होते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करते हैं, और ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंज स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे पहला साइन होता है हार्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे ही हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड जो है वो काफी तेजी से हार्ट की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स को उतना आपका ब्रीदिंग जो है, कौन ब्लड को सप्लाई करेगा, तो वो है हमारी ब्रीदिंग। हम ऑक्सीजन और ज्यादा जोर से लेंगे, ब्रीदिंग हमारी फास्ट और शैलो हो जाती है, फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में टेंशन डेवलप होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पूरा ब्लड जो है ये हमारे हार्ट की ओर जा रहा है, ना कि हमारे मसल्स को मिल रहा है। इन मसल टेंशन की वजह से काफी बार आप देखेंगे कि आपकी एथलीट की बॉडी स्टिफ लग रही है, ऐसे ये कहते हैं। स्टिफनेस की वजह से उनके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। काफी बार उनके मूवमेंट्स प्रैक्टिस में जैसे लगते हैं वैसे कंपटीशन में नहीं लगते। इससे उनके एरर्स होने लगते हैं, और एरर्स की वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता। अब बाहर के लोगों को सिर्फ उनका परफॉर्मेंस या बॉडी दिखती है, स्कोर दिखता है, लेकिन अंदर एक और स्टोरी चल रही है, और ये अंदर की जो स्टोरी है, इसी को हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एप्लीकेशन कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम हमारे बच्चों के थॉट्स को चेंज कर पाए, हम उनके इमोशंस को चेंज कर पाए, और उसी के साथ ये जो नेगेटिव साइकिल हो रही है उनके अंदर, बॉडी के अंदर, इस बॉडी के साइकिल को हम रुका पाए। इससे हमें हमारे एथलीट का, हमारे जिमनास्ट का अच्छा परफॉर्मेंस देने में मदद होगी। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। हम सब लॉकडाउन में हैं, और हमारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड अभी कुछ होगा तो वो है टीवी और कंप्यूटर। चलो टीवी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हर कोई टीवी के सामने बैठना चाहता है, सबको टीवी दिखता है, लेकिन टीवी का जो चैनल है कौन सा चलेगा, ये तो रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है उसी के हाथ में होता है। रिमोट कंट्रोल के अंदर दो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिससे रिमोट कंट्रोल में पावर आ जाती है। अब देखिए, टीवी सबको दिखता है, कंट्रोल रिमोट कंट्रोल से होता है, लेकिन उस सेल से उसमें पावर आती है। इसी से हम माइंड बॉडी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सबको हमारे जिमनास्ट का परफॉर्मेंस या बॉडी दिखती है, लेकिन ये जो दिखने वाली चीज है, इसका कंट्रोल उनके अंदर के इमोशंस और फीलिंग्स में होता है। जिस प्रकार के इमोशंस आपके जिमनास्ट में महसूस करते हैं, वो उस प्रकार का उनका परफॉर्मेंस होता है। तो काफी बार जब एथलीट रिलैक्स्ड होता है तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जब एथलीट डरता है तो उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है। गुस्से में थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है। तो ये जो इमोशंस है, ये एक्चुअली हमारे एथलीट के, अपने जिमनास्ट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। नाउ वेयर डू दिस इमोशंस कम फ्रॉम? वेयर आर देयर इमोशंस के सोर्स? दीज इमोशंस सोर्स आर नथिंग बट देयर थॉट्स। जिस प्रकार के थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, उस प्रकार के इमोशंस आते हैं। सो इमेजिन कीजिए, नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे तो उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके जिमनास्ट में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो वो पॉजिटिव इमोशंस महसूस करेंगे, उस पॉजिटिव इमोशंस से उनका परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही होगा। अब मैं जानती हूं कि एथलीट के मन में या जिमनास्ट के मन में जैसे सवाल होते हैं, वैसे ही कोचेस के मन में काफी बार सवाल आते हैं कि दो एथलीट, दो जिमनास्ट मेरे पास है जिनमें टैलेंट तो काफी हद तक सेम है, लेकिन उनका डेवलपमेंट का स्पीड क्यों अलग है? व्हाई आर दे प्रोग्रेसिंग एट डिफरेंट स्पीड? काफी बार कोचेस कहते हैं कि पहले की जनरेशन के बच्चों को बहुत डिसिप्लिन था, उनको मोटिवेट करने की उतनी जरूरत नहीं लगती थी, लेकिन आज के बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, हमेशा याद दिलाने की जरूरत पड़ती है व्हाट इज देयर गोल। दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद देम। सो दे ऑलवेज थिंक, आर देयर एनी डिफरेंट styles in which you have to teach these kids? Is there any different communication style that you have to adopt? Why are today's athletes, gymnasts more scared of competition than the earlier generation? Why do they give up so easily? क्यों give up कर देते हैं? मैं जानती हूँ इससे ऐसे ही काफी सारे सवाल आपके मन में आते हैं, और इनके जवाब ढूंढने के लिए शायद उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आप काफी एथलीट्स को, काफी अलग अलग एज के एथलीट्स को और काफी अलग अलग अपैरेटस की ट्रेनिंग एक साथ करते रहते हो। हर अपैरेटस की एलिमेंट के लिए उसके पहले की प्रिपरेशन, उसके बाद का प्लानिंग, ये काफी चीजें होती है, और इसमें ये क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं।
मैं चाहती हूँ कि हम इसके आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो देखें ताकि हम समझ पाए कि हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं. So I will just try to share my small video. So, not able to see the, just a sec. I want to share something new. हेलो अमृता मैम. Yes. मैम जब तक वीडियो चल रहा है, क्वेश्चन आया है ये राजन भरद्वाज जी की तरफ से. जी. व्हाई डू एथलीट चोक अंडर प्रेशर? काफी जी. अच्छा क्वेश्चन है. अगर इसको प्लीज आप वीडियो चलाते चलाते बता देंगे तो. जी. सर एथलीट्स क्यों चोक करते हैं इसका काफी हद तक हमारी जो स्लाइड थी अंदर की स्टोरी, इसके ऊपर हम समझ सकते हैं. अंदर की स्टोरी ये है सर कि एथलीट चोक करते हैं क्योंकि पहले से ही उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं. नेगेटिव थॉट्स अबाउट उनका परफॉर्मेंस कैसे होगा, क्या उन्हें रिजल्ट वो दे पाएंगे. Just a sec, I'm not able to play the video. कैसे दे पाएंगे, क्या मैं सर को, मैडम को, पेरेंट्स को खुश कर पाऊंगी, ये सब थॉट्स होते हैं. तो काफी बार आगे के बारे में सोच आती है, काफी बार पिछले परफॉर्मेंस के बारे में हमें याद आती है, काफी बार कोचेस कहते हैं कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है. तो वो जो प्रेशर होता है, इन सब की वजह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं. नेगेटिव थॉट्स की वजह से डर आ जाता है और डर उन्हें फ्रीज कर देता है. थैंक सो यू. मैं जरूर आगे भी इसके बारे में रेफरेंस देने वाली हूँ. क्या आप सुन पा रहे हैं? वीडियो नहीं आया मैम आपका. सर वीडियो प्ले नहीं हुआ. वीडियो प्ले नहीं हुआ है. ओके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है. ओके 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 सर, जस्ट अ सेक. शेयर एक स्क्रीन सेकंड में सर. डेस्कटॉप करेंगे तो आएगा मैम. यस, अभी आ रहा है सर. यस मैम. इसको यस. स्टार्टिंग से चला दीजिए मैम. स्टार्ट से नहीं दिख रहा. यस. The carpenter's house. Once, a carpenter decided to retire from his job as he was very exhausted and tired. He had been working very hard for many years and had made some savings for himself. His boss let him go, but with a heavy heart, because the carpenter always did his job at his best. I have one last wish for you. Could you please build a house for me, my friend? The carpenter agreed, but his heart was not in his work anymore. He worked carelessly, used quality material, and didn't realize that this was a sad goodbye to his glorious career. The house was ready. The boss gave the key of this house with a bright smile to the carpenter. This is your house. It's a present from me to you. What a shock. What a disgrace. If only he had known that he was building his own house, he would have had a completely different attitude. He would have worked with love, giving his best. Think of yourself as the carpenter. Think about the house. Each day you hammer a nail, place a board, or erect a wall, build wisely. It is the only life you will ever build. Even if you live it only for one more day, that day deserves to be lived graciously and with dignity. Your life tomorrow will be the result of your attitude and the choices you make today. Yes, sir.
सो मैं वापस प्रेजेंटेशन के ऊपर आना चाहती हूँ। क्या हम आए हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर सर? यस मैम, यस। ओके, सो मैं कोचेस से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि कहीं पर आप कोई भी कैरेक्टर के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। ये स्टोरी में कहीं ना कहीं आपको नहीं देखा जा रहा था या बच्चों को नहीं देखा जा रहा था, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ मनोज सर को, सर क्या आप जान पाए कि मैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही थी इस वीडियो से? नॉट एग्जैक्टली मैम, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बच्चों में, सपोज करो ये साइकोलॉजी का लेक्चर है, हम अगर साइकोलॉजी सोच रहे हैं कि ये साइकोलॉजी का लेक्चर हम बच्चों पे अप्लाई करने के लिए है, सो ये गलत है। ये हम अपने लिए सीख रहे हैं कि हम में अगर ये अप्लाई मैं खुद पे करूंगा तो मैं बच्चों पे कर पाऊंगा। आई थिंक इफ आई एम राइट। ओके, काफी हद तक सही है सर कि सिर्फ इसमें ही मैं ये गलत शब्द निकाल दूंगी कि ये गलत नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के ऊपर हम सीखने की कोशिश करें। यस, ये बच्चों के लिए ही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। जब हम बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे तभी हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के इस चेंजिंग बिहेवियर की वजह से हमारे साइकोलॉजी के ऊपर भी काफी सारा असर होता है। आप अपसेट होते हो, आपका पेशेंस लूज हो जाता है, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, ये नेचुरल है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन हम इस चाइल्ड साइकोलॉजी के लेक्चर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे समझी जाए और वैसे ही हमारी साइकोलॉजी पर बच्चों का कैसे असर होता है। तो यहाँ पर कहीं कोई नेगेटिवली इस चीज को मत लीजिए। हमारा अप्रोच जो होगा ये वो होगा कि हम बच्चों के साथ साथ अपने करियर में भी अलग पायदान पे जा सकते हैं। वी कैन टेक अवर करियर टू नेक्स्ट लेवल इफ वी कैन यूज चाइल्ड साइकोलॉजी इन आवर डेली प्रैक्टिस। तो सर मैं वापस इस स्लाइड पे आती हूँ कि आपके पास बच्चे लगभग टॉडलर एज 4 या 5 साल से लेके बड़े उम्र तक के बच्चे आपके पास होते हैं। तो क्या चैलेंजेस इन बच्चों का सेम होता है? छोटे बच्चों के चैलेंजेस अलग होते हैं, मैं जानती हूँ, और बड़े बच्चों के चैलेंजेस अलग होते हैं। थोड़े से चैलेंजेस लिखने की कोशिश की है। छोटे जो बच्चे हैं 5 से 9 साल के बच्चे, इनमें काफी बार डिस्ट्रैक्शन ज्यादा देखा जाता है। उनका ध्यान यहाँ वहां ज्यादा जाता है। आप देखोगे तो उनको एंजॉय ज्यादा करना होता है। आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग इट, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और गया होता है। टैंट्रम्स बहुत बार, नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं जाना है, ऐसे पेरेंट्स के पास उन लोग कहते रहते हैं। काफी हाइपर एक्टिव होते हैं और काफी बार वो आपसे डरते हैं। डर के मारे वो कोचेस के साथ कम्युनिकेट उतना अच्छा नहीं करते, पेरेंट्स को बताते हैं कि आप कोचेस से बात करो। ये काफी चैलेंजेस होते हैं 5 से 9 साल के बच्चों में। यही अगर हम देखने जाए कि 10 साल से 19 साल के बच्चों में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो ये बच्चे भी काफी हद तक डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन इनका डिस्ट्रैक्शन जो है ये आज के टाइम में सोशल मीडिया और ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगते हैं मेरे और मेरे अदर फ्रेंड्स के साथ। क्या सर मेरे दूसरे फ्रेंड के पास ज्यादा ध्यान दे रहे, मेरे पास कम ध्यान दे रहे? क्या उन्हें वो एथलीट ज्यादा पसंद है मेरे से ज्यादा? कैजुअल अप्रोच जिमनास्ट में बढ़ रहा है, ये कोचेस का कहना है। कहीं ना कहीं गिरने का डर, इंजुरी का के साथ साथ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स ये भी देखे जा रहे हैं बच्चों में। काफी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बहुत डाउट करते, कर पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। काफी हद तक जीतने के बारे में सोचते रहते हैं। इन सब चीजों की वजह से हमें देखना पड़ेगा कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी का उपयोग हम इस अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी की एक फील्ड है जिसमें जन्म से पहले के टाइम से लेके लगभग 19 साल एडोलेसेंस तक बच्चों में आने वाले चेंजेस और उसका उनके ऊपर कैसे असर होता है, इसका स्टडी किया जाता है। सो जैसे बच्चा फिजिकली डेवलप होता है, उसी के साथ आप भी टेक्निकली उनकी डिफिकल्टी और उनके चैलेंजेस बढ़ाते हो। मैं जानती हूँ आप एक 7-8 साल के बच्चे से 12-15 साल के बच्चे के एलिमेंट्स नहीं करवाते, क्योंकि आप जानते हो कि उसमें एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक डिफिकल्टी बढ़ाने का सिस्टम है। वैसे ही हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी स्टेजेस में होता है। इन अलग अलग स्टेजेस में बच्चा अलग प्रकार से सोचता है, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर लर्न भी अलग तरीके से करता है।
तो ये स्टेजेस अगर हम जान पाए तो बिल्कुल हम उनके परफॉर्मेंस में इससे अच्छा उपयोग ला सकते हैं। आखिरी में हम चाहते ही है कि हमारे बच्चे खुश रहे और सक्सेसफुल बने। कोई भी कोच ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो लेकिन दुखी रह के हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रह के सक्सेसफुल बने। तो इसके सबके सीक्रेट्स स्पोर्ट्स चाइल्ड साइकोलॉजी में है। चाइल्ड साइकोलॉजी जानने का या स्टडी करने का इंपॉर्टेंस और ज्यादा है, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है बच्चों के डेवलपमेंट में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं देखे जा रहे हैं, ये ओवरऑल हर जगह है, ये यूनिवर्सल पैटर्न्स है। और क्योंकि यूनिवर्सल पैटर्न है, अगर कोई बच्चा कोई अलग तरीके से बढ़ रहा है साइकोलॉजिकली, बहुत ज्यादा डरा है, किसी से बात नहीं करता, आंखें नहीं मिलाता, तो ये समझ में आता है कि इसका प्रोग्रेस कहीं रुका है। इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं और यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, स्पेसिफिक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। अब हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग बच्चे टैलेंट होने के बावजूद उतने स्पीड से नहीं जा सकते। उसका कारण ही है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम जान पाए तो हम उनकी एबिलिटी के हिसाब से हम उन्हें राइट डायरेक्शन दे पाएंगे। इससे हम उनके और अपने काफी सारी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। लास्टली, हम इस प्रिंसिपल्स को अगर डे टू डे ट्रेनिंग में यूज करें तो इसका उपयोग हमें बहुत अच्छे से हो सकता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? तो बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? स्कूल्स में। आप जानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत अच्छा असर स्कूल लेवल पे हुआ है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के प्रिंसिपल की वजह से उन्होंने बच्चों के अटेंशन में काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखी है। उतना ही नहीं, बच्चे याद ज्यादा रखने लगे हैं। सिर्फ याद नहीं रखते, वो उतारने में लगे हैं, यानी वो एग्जाम अच्छी कर रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं, उनके बिहेवियर में वो चेंज ला पा रहे हैं। ये सीखने का जो प्रोसीजर है, इसमें स्पीड आ गया है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ रूल्स उन्होंने एकेडमिक सेगमेंट में यूज किए हैं। उसी के साथ मोटिवेशन अच्छे से बढ़ा पाए हैं एथलीट्स का। अगर ये एकेडमिक्स में, पढ़ाई में अगर यूज कर पाए तो क्यों ना हम यही स्पोर्ट्स में यूज करें। मैं हर कोच से निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप विजुअलाइजेशन जरूर आपके बच्चों से करवाते होंगे। वैसे ही आप थोड़ा सा आंख बंद करके आपके सामने एक ऐसे एथलीट को लाइए जो टैलेंटेड बहुत है लेकिन कंपटीशन में जाके उतना अच्छा नहीं कर पाता। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपनी आंखों के सामने ऐसे एक एथलीट को लाइए जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन कंपटीशन में नहीं कर पाता। आप इमेजिन कीजिए, अब वो एथलीट जो है वो बहुत मोटिवेटेड है, वो आपके वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आपने जो उसके लिए विजन डिसाइड किया है उसके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा है, वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को बाजू में रख के आगे बढ़ना चाहता है, फोकस्ड है, अपने एंजाइटी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, वो रिलैक्स्ड रह पा रहा है, अपना गोल उसे चाहिए, वो जिद लेके आगे बढ़ रहा है, अपने कैपेसिटी के बारे में कॉन्फिडेंट है और एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर जा रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा परफॉर्मेंस उस एथलीट से देखना अच्छा लगेगा? मनोज सर पूछिए, क्या वो देख पाए और क्या वो रिलेट कर पाए इस एक्सपीरियंस से? एनी कोचेस प्लीज, जो कुछ बताना चाहता है या इसके बारे में प्लीज। शायद अनम्यूट पठानिया सर ही होंगे इसमें, बाकी तो सब म्यूटेड है। मैम, हमने बहुत बार देखा है, बहुत अच्छे अच्छे जिम्नास्ट होते हैं मगर दे आर वेरी फियर अबाउट कंपटीशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। हाँ, तो वहां जाके वो एकदम डमी कंपटीशन। सर आपका आवाज म्यूट हो गया है। यस सर, आप रिपीट कर पाएंगे? हाँ, डमी कंपटीशन में मींस बिल्ट अप कंपटीशन में दे आर शोइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट एज सून एज दे विल गो फॉर ए मेन कंपटीशन इमीडिएटली दे विल गो डाउन। जी फियर उनके अंदर पता नहीं क्यों फियर होता है, सम टाइम आई हैव सीन। यस सर। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर कि हमने चाइल्ड साइकोलॉजी का सेशन रखा है, क्योंकि इस सेशन के बाद आपको जरूर पता चलेगा कि कंपटीशन से बच्चों को डर क्यों लगता है। सो मूविंग अहेड, हम 4 थियरीज चाइल्ड साइकोलॉजी की समझने की कोशिश करने वाले हैं। जो पहली थियरी है उसका नाम है अटैचमेंट थियरी। इस अटैचमेंट थियरी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सीखेंगे वो है कि बच्चा अपने बारे में पॉजिटिव कब सोचता है और नेगेटिव कब सोचता है। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ है, बिलीफ सिस्टम के साथ है। दूसरी जो थियरी है वो है साइको
सोशल डेवलपमेंट। आपको मैंने अभी कहा कि आपका एथलीट का, आपका जिम्नास्टिक्स का परफॉर्मेंस जो है ये इमोशंस के हाथ में है। इमोशनल रिमोट कंट्रोल जितना अच्छा होगा उतना आपका जिम्नास्ट अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों में कैसे होती है, क्यों सर ने जैसे कहा डर आ जाता है, कब ये डर पैदा होता है, किन चीजों की वजह से ये डर पैदा होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें हम सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बच्चे सीखते कैसे हैं और ये सीखने के टाइम उनके दिमाग में क्या चलता है, कैसे ये याद रखते हैं, कैसे ये वापस करने की कोशिश करते हैं अपना एलिमेंट। और चौथी जो थियरी है वो है सोशल लर्निंग। इस सोशल लर्निंग में कैसे अलग अलग प्रकार से हमारी लर्निंग फास्ट होती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, इनका हम रेफरेंस लेने वाले हैं। इन सब थियरी से बिल्कुल सर आपका जो फियर और कंपटीशन कनेक्शन वाला सवाल है, इसका उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अप्लाइंग अटैचमेंट थ्योरी फॉर स्पोर्ट्स ये एक्सप्लेन करने वाली। तो ये अटैचमेंट थ्योरी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंटली ये कहती है चाइल्ड साइकोलॉजी की कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम से उसकी माँ के साथ और उसके आसपास के सबसे इम्पोर्टेंट जो केयर गिवर्स है उसके साथ उसका नाता कैसा है, इसके ऊपर वो अपने बारे में क्या सोचता है, ये बहुत डिपेंडेंट होता है। तो अब आप कहोगे कि क्या हम बच्चे के माँ और उसके रिलेशन के बारे में ढूंढने की कोशिश करें? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल पे आपके प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। इसमें ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चा और आप हो, तो आपके स्पोर्ट्स के अरीना में आप उस बच्चे के लिए माँ बाप का ही रोल किरदार निभा रहे हो। तो इन अटैचमेंट स्टाइल से अगर हम कुछ सीख पाए तो आपका और बच्चे का रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा, उससे हम बेनिफिट पा पाएंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो है सिक्योर। जब बच्चे को जो बचपन में चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, स्नेह चाहिए होता है, केयर चाहिए होता है, अगर वो माँ बाप या केयर गिवर से मिले तो उसे सिक्योर फील होता है, उसे लगता है कि हाँ मैं सेफ हूँ, और उसी के साथ वो अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचने लगता है कि हाँ मुझ में कुछ तो है, इसी के लिए मेरे माँ बाप मेरे पास आ रहे हैं। जब माँ बाप उससे थोड़ा सा अटेंशन देना छोड़ देते हैं कि यार ये तो हमेशा रोते रहता है, इस बच्चे के पास ध्यान नहीं देना है, वो तो चुप हो जाएगा, इस लैक ऑफ अटेंशन से बच्चों में अटेंशन सीकिंग ये डेवलप हो जाता है। आपने काफी बार देखा होगा जिद्दी बच्चे टैंट्रम करते हैं, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ये क्या होता है, ये अटेंशन खींचने का एक तरीका होता है जिससे बच्चों को लगता है कि शायद अब तो मेरे माँ बाप, अब तो मेरे केयर गिवर्स मेरे पास देखेंगे। इसमें उनको ऐसे लगने लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, इसके लिए मुझे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं ताकि मैं उनका लक्ष्य मेरे पास खींच पाऊं। तीसरा जो स्टेज है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, उससे हम डिसमिसिव कहते हैं। इसमें जब माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से बच्चे में डर डेवलप होने लगता है, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता और उसे लगता है कि हाँ मुझ में कुछ कमी है जिसकी वजह से माँ बाप मेरे ऊपर डांट रहे हैं। और चौथी जो है वो चीज है फियरफुल। ये जो लोग हैं ये पैदाइशी थोड़े से डरते हैं, ये हमेशा सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो सिचुएशन ही आए। इस सिचुएशन से भागने का रीजन है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ही नाकामयाब रहेंगे, उनमें कुछ क्षमता ही नहीं है। अगर इसी मॉडल को हम जिम्नास्टिक्स के लैंग्वेज में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आपका और आपके एथलीट का नाता एक केयर गिवर, एक माँ बाप और बच्चे के जैसे ही है। अगर आपके दोनों के रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आ पाए तो उसे ट्रस्ट होगा अपने आप के ऊपर और आपके रिलेशनशिप के ऊपर। जितना ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना वो अपने आप को पॉजिटिवली देखेंगे। आपका बॉन्ड उसे अपने आप के ऊपर विश्वास रखने के लिए मजबूर करेगा। उसी के साथ काफी टाइम ऐसे होता है कि हम बोलते हैं कितना ध्यान दे इनके पास। तो ये सही है कि आप सबके पास उतना ही ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन जानबूझ के जब हम ध्यान नहीं देते तब अटेंशन सीकिंग ये अप्रोच डेवलप होने लगता है एथलीट्स में, जिसकी वजह से वो सेल्फ डाउट, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ, इस फेज में आ जाते हैं। अब अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस यूज करना स्टार्ट किया बच्चों के साथ तो और परिणाम हो जाता है कि वो डर बढ़ने लगता है। तो स्ट्रिक्ट बिहेवियर और डर का बढ़ना, इसका एसोसिएशन है, जिसकी वजह से बच्चा ये सोचने लगता है तो मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, और इसी से सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस थ्योरी से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका और बच्चे का अगर बॉन्ड स्ट्रांग हुआ
तो आपका और बच्चे का बॉन्ड से उससे वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, उनके अंदर वो क्षमता है जिसकी वजह से कोच मेरे ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं। सो ये पहली थियोरी है। मैं दूसरी थियोरी के पास जाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ। सर, क्या मैं वीडियो प्ले कर सकती हूँ? यस मैम, प्लीज। जी, मुझे 1 मिनट लगेगा। मैम, जो आपने ये बॉन्ड वाली बात बोली है अभी, मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ आपको, क्योंकि हमने जो हमारे इंडिया की अभी तक की हाईएस्ट परफॉर्मेंस देखी है दीपा एंड जी नंदी सर की, तो वो उसी का जी। एक रिलेटेड परिणाम था, जो बाउंड था उनका आपस में, उसका हाँ बेस्ट एग्जांपल है मैम। जी सर, 1 मिनट, मुझे वीडियो शेयर करने के टाइम थोड़ा इशू आ रहा है। तब तक आप कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आया है? जी मैम, क्वेश्चंस आए हैं बट मैंने लास्ट के लिए रखे थे। आप वीडियो चलाए तब तक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ मैम। जी 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 सर। हाउ टू मेक जिमनास्ट रिलैक्स इन कॉम्पिटिशंस? ओके, जी सर। जैसे मैंने कहा सर, कुछ लोगों के एंजाइटी एंजाइटी 2 प्रकार की होती है, तो रिलैक्सेशन भी 2 प्रकार के हैं। तो जिनकी एंजाइटी दिमाग से स्टार्ट होती है, उन्हें हम दिमाग के एक्सरसाइजेस देते हैं। जिनकी एंजाइटी बॉडी से स्टार्ट होती है, यानी दिमाग से स्टार्ट होती है, यानी नेगेटिव थॉट से स्टार्ट होती है, उन्हें नेगेटिव थॉट स्टॉप करने का टेक्निक सिखाते हैं। जिनकी एंजाइटी शरीर से स्टार्ट होती है, यानी उन्हें पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, उल्टी जैसा होता है, या फिर ऐसे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, उनके लिए हम फिजिकल टेक्निक्स सिखाते हैं, जिसमें रिलैक्सेशन होता है, जिसमें बेसिक रिलैक्सेशन है, फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है। बिल्कुल, आप ये रिक्वेस्ट भेजिए, हम अगले अप्लाइड सेशन में इसके बारे में जरूर देखेंगे। आपका वीडियो चल पा क्या? रहा है? यस सर, वीडियो चल पा रहा है, क्या आप देख पा रहे हो? नहीं, अभी नहीं देख पा रहे मैम। जी, 1 मिनट सर, बिल्कुल 1 मिनट। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और यस यस मैम। यस, सो मैं शुरुआत से दे रही हूँ। यस। Development identifies 8 stages which a healthy individual should pass through from birth to death. At each stage, we encounter different needs, ask new questions, and meet people who influence our behavior and learning. Stage 1. Basic trust versus mistrust. As infants, we ask ourselves if we can trust the world, and we wonder if it's safe. We learn that if we can trust someone now, we can also trust others in the future. If we experience fear, we develop doubt and mistrust. The key to our development is our mother. Stage 2. Autonomy versus shame and doubt. In our early childhood, we experience ourselves and discover our body. We ask, is it okay to be me? If we are allowed to discover ourselves, then we develop self-confidence. If we are not, we can develop shame and self-doubt. Both parents now play a major role. Stage 3. Initiative versus guilt. In preschool, we take initiative, try out new things, and learn basic principles like how round things roll. We ask, is it okay for me to do what I do? If we are encouraged, we can follow our interests. If we are held back or told that what we do is silly, we can develop guilt. We are now learning from the entire family. Stage 4. Industry versus inferiority. Now we discover our own interests and realize that we are different from others. We want to show that we can do things right. We ask if we can make it in this world. If we receive recognition from our teachers or peers, we become industrious, which is another word for hard-working. If we get too much negative feedback, we start to feel inferior and lose motivation. Our neighbors and schools now influence us the most. Stage 5. Identity versus role confusion. During adolescence, we learn that we have different social roles. We are friends, students, children, and citizens. Many experience an identity crisis. If our parents now allow us to go out and explore, we can find identity. If they push us to conform to their views,
we can face role confusion and feel lost. Key to our learning are our peers and role models. Stage 6. Intimacy versus isolation. As young adults, we slowly understand who we are, and we start to let go of the relationships we had built earlier in order to fit in. We ask ourselves if we can love, if we can make a long-term commitment. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, मैं वापस मेरे ओरिजिनल प्रेजेंटेशन के ऊपर जाऊंगी सर. आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा स्क्रीन का इशू हो रहा है, सो इट गोज बैक. मैं जानती हूँ कि काफी लोगों के लिए ये, क्या देख पा रहे हैं सर आप? स्क्रीन नहीं देख पा रहे मैम आपकी. स्क्रीन नहीं देख पा रहे, एक मिनट सर. अब Not yet, ma'am. Yes, ma'am. Now we can. Okay, लेकिन it's Can not. you read, ma'am, this video? Yes, sir. I will explain to you this video because मैं जानती हूँ काफी सारे लोगों को ये डाउट आया होगा कि क्यों हम कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये काफी टेक्निकल साउंड करता है. बराबर है कि आप स्टेजेस में डेवलप हो रहे हो, लेकिन कैसे हम इसका उपयोग जिम्नास्टिक्स में कर सकते हैं. सो अगेन, सबकी शुरुआत बर्थ से होती है, तो कोचेस को लगेगा क्या हमें अभी वहां से शुरुआत करनी है कि बच्चे का और उनके माँ का रिलेशनशिप कैसा था. तो सर बिल्कुल नहीं, लेकिन इन थियोरी से ये तो समझ सकता है कि जो रोल आप एज अ कोच अब माँ बाप का कर रहे हो, इसमें अगर ये मिस्टेक्स हम ना करें तो शायद हमारा बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है. तो सबसे पहले देखिए कि ट्रस्ट डेवलप होता है पहले 2 सालों में. तो वैसे ही हमारे जिम्नास्टिक्स के कोच और एथलीट के रिलेशनशिप में भी सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप होगा. ये ट्रस्ट तब डेवलप होगा जब आपका और उनका बॉन्ड, अटैचमेंट अच्छे से होगा. अगर अटैचमेंट अच्छे से होगा तो उन्हें होप मिलेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, सर को लगता है कि मुझ में क्षमता है और उस क्षमता उस एबिलिटी का यूज करके मैं मेरे रिजल्ट को अचीव कर सकता हूँ. उसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो 2 और 3 साल के उम्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि बच्चा पॉटी ट्रेनिंग या खुद को पहचानने की कोशिश करता है. वैसे ही जिम्नास्टिक्स के लैंग्वेज में आपका बच्चा अब कुछ नए एलिमेंट्स ट्राई करने की कोशिश करता है, वो सीखना चाहता है, खड़ा रहना चाहता है, कुछ करना चाहता है. तो यहाँ पर विल डेवलप होती है, लेकिन इसी दौरान अगर उसे रुकाया गया, नहीं आप मत करो, अभी मत करो, आपको सब कुछ नहीं पता, तो बिल्कुल ये सही है कि उसे सब कुछ नहीं पता, लेकिन उसे थोड़ा सा इंकरेजमेंट की एटलीस्ट आपने ऐसे सोचा कि आपको ये करना है, ये विल को अगर एनकरेजमेंट मिले तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है. उनमें शेम और डाउट जो है वो डेवलप कम स्तर पे होएगा. वैसे ही आगे अगर जाएंगे तो तीसरा स्टेज जो है 4 साल से 6 साल की उम्र में, यहाँ पर बच्चा खुद से काफी सारी एक्टिविटीज करने की कोशिश करता है. अब उसे पर्पस लगता है कि मुझे ये करना है, लेकिन अगर यहाँ पर ओवर क्रिटिसिज्म हो जाए, यानी जिम्नास्टिक्स ये एक परफेक्शन वाला गेम है, इसी के लिए काफी बार ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि जब तक चीजें परफेक्ट नहीं होती तब तक कोचेस खुश नहीं होते, और जब तक कोचेस खुश नहीं होते बच्चों को लगता है कि उनका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. तो ऐसे नहीं होता है, प्रोग्रेस होते रहता है. तो काफी बार अगर हम छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन गोल्स के ऊपर उन्हें अप्रिशिएट करें तो उनका पर्पस की ओर, कॉन्फिडेंस की ओर उनका जो सफर है वो स्टार्ट हो सकता है. उनमें गिल्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा कि गिल्ट कि क्या मैं सर को, माँ बाप को खुश कर पाऊंगा या हैप्पी कर पाऊंगा. ये गिल्ट जो है कंपटीशन के टाइम बिल्कुल ये होता है, इसका हम थोड़ा सा असर कम कर सकते हैं. चौथा जो स्टेज है वो है 7 से 12 साल. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा अपने आप से प्रश्न पूछने लगता है कि क्या मैं अच्छा हूँ. उसके लिए आप एक रोल मॉडल हो, और इसी के लिए आप उसके बारे में क्या सोचते हो ये उसके लिए बहुत मायने रखता है. तो अगर आप उसे कहो कि हाँ वो अच्छा है और उसमें क्षमता है, उसमें टैलेंट है जो बढ़ सकता है, एबिलिटीज बढ़ा सकता है तो वो अपनी और पॉजिटिवली देखना चाहे सीखेगा. लेकिन इस स्टेज पे अगर ज्यादा
क्रिटिसिज्म या बहुत ज्यादा बड़े गोल्स कोच सेट करे। काफी बार कोचेस बड़े गोल सेट करते हैं ताकि वो एथलीट्स को, जिम्नास्ट को इंस्पायर कर सके, लेकिन काफी बार हु एम आई इस क्वेश्चन के टाइम अगर बहुत बड़े गोल्स होंगे तो बच्चा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी अपने हम में कुछ कमी है इस फेज में अटक जाता है। और लास्ट स्टेज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 13 से 19 साल का एज, जिसमें बच्चा ये समझने की कोशिश करता है कि क्या मैं दूसरों के नजर में अच्छा हूं या नहीं। तो इस स्टेज में अगर उसे ऐसा लगे कि मैं तो गोल्स सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे कोच या माँ बाप मेरे लिए रख रहे हैं, तो वो एक डाउट में चला जाता है। वो कहता है कि मैं तो उतना अच्छा नहीं हूं, तो उसके खुद की आइडेंटिटी के बारे में उसे प्रश्न आने लगते हैं। तो जो वीडियो आपने देखा उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि होप, विल यानी आशा, इच्छा या फिर ध्येय, क्षमता के बारे में विश्वास और खुद कर सकते हैं, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये अलग अलग स्टेजेस के ऊपर हो सकती है और उसमें कोच करके आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब तीसरी जो थियोरी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो है कॉग्निटिव थियोरी। आप यहाँ पर 4 बच्चे देख रहे हो। एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में ग्लास है, उसे सिर्फ उतना ही समझ में आता है जितना वो देख पाता है, 5 सेंसेस से महसूस कर पाता है। तो वो ग्लास को छू सक रहा है, वो पानी देख पा रहा है, वो देख रहा है, वो हिल रहा है, उसका आवाज महसूस कर सकता है। जितना उसे इन 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलता है, बचपन में 2 साल तक हमें सिर्फ हमारे सेंसेस से जितना समझ में आता है उतना ही हमारे लिए रियलिटी होता है। अब जब 2 साल से 7 साल के बच्चे होते हैं, जो साल के बच्चे आपके पास शुरुआती समय में आने लगते हैं, इन्हें ये समझ में आने लगता है कि ये पानी है, इसे पिया जाता है, इसका उपयोग क्या क्या है। हाँ? तो अब ये थोड़ा सा समझ उनमें बढ़ने लगती है कि सिर्फ जो मुझे दिख रहा है उतना नहीं है, उसके जो उपयोग है ये भी उसे समझ में आने लगते हैं। 7 साल से 11 साल की उम्र में काफी बड़ा बदलाव आता है। अब उसे ये समझ में आने लगता है कि कुछ बेसिक रूल है। 2 ग्लास पकड़े हैं इस बच्चे ने, ये जो तीसरा बच्चा है इसने हाथ में 2 ग्लास पकड़े हैं, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा है कि ये लंबे ग्लास में और ये छोटे ग्लास में पानी सेम है। दिखने में तो ये ज्यादा लग रहा है, जो छोटे बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि मुझे तो बड़ा ग्लास चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा पानी है। लेकिन 7 से 11 साल की उम्र के बच्चे अब ये समझने लगते हैं कि ग्लास का साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, इसके बारे में उन्हें समझ में आने लगता है। अब इस स्टेज में आप जिम्नास्टिक कोच करके क्या कर सकते हो ये मैं अगले स्टेज में बताती हूँ। और जो चौथा स्टेज है उसमें 12 और उसके ऊपर का जो स्टेज है उसमें बच्चे को ये समझ में लगता है कि सिर्फ पानी जितना है उतना नहीं, उसके आगे भी क्या है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो नहीं है उन चीजों के बारे में भी उसकी समझ बढ़ने लगती है। तो काफी बार जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो चीजें दिखती नहीं है, लेकिन 12 साल की उम्र के बाद ही वो बच्चा समझ पाता है कि आप एक्चुअली में क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कुछ बच्चे आंखों से सीखते हैं, आप उनको वीडियो दिखाइए या कोई मॉडल सीनियर को करते हुए दिखाइए, वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। कुछ लोग ऑडिटरी ज्यादा अच्छा समझते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन से भी उन्हें समझ में आने लगता है कि कोच क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जब तक खुद करते नहीं है तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनसे गलती क्या हो रही है, वो क्या अच्छा कर पा रहे हैं। इसे काइनेस्थेटिक लर्निंग कहते हैं। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। तो जो आपको समझने की जरूरत है वो है ये प्री ऑक्यूपेशनल 2 से 7 साल के बच्चे जो है ये सिंबॉलिक ज्यादा समझते हैं। तो उनके साथ लैंग्वेज का यूज जो है वो स्लोली और स्टेडीली करना चाहिए। उन्हें सब कुछ नहीं समझ में आता जैसे बड़ों को समझ में आता है। वो अपनी दुनिया अपनी तरीके से देखते हैं। काफी बार आपको लगता होगा कि बच्चे बहुत जिद्दी है क्योंकि उन्हें लगता है जो उनका नजरिया है, जो उनका स्टेट ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड है उतना ही एग्जिस्ट करता है, आपको भी वही दिखता है। और उनका इमेजिनेशन ग्रो होता है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगते हैं। तो काफी बार वो डिस्ट्रैक्टेड जो होते हैं, सोच में रहते हैं, ये उनके स्टेज का प्रॉब्लम है, ना कि उनका। जो अलग दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है 7 से 11 साल की उम्र में। अब ये बच्चे थोड़े से आपके हाथ में आने लगे कि आप अभी अच्छे लेवल का टेक्निक उन्हें सिखाने लगे हो, तो यहाँ पर उनका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है।
तो अब वो लॉजिक सीख पा रहे हैं कि सर ने मुझे अब ये क्यों सिखाया है, इसका फायदा मुझे अगले एलिमेंट में कैसे होगा। वो चीजें कैटेगराइज कर पा रहे हैं कि इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है, रिमेम्बर कर पा रहे, सोच पा रहे। उसी के साथ वो एक साथ काफी चीजें याद कर पा रहे। तो 7 साल से 11 साल की उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा चीजें समझ पाते हैं, ना कि उससे पहले। उसके बाद है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज में बच्चा सिर्फ समझता नहीं है, तो वो अब जो चीजें नहीं दिखते उसके बारे में भी समझने लगता है, और उसी के साथ वो जो हाइपोथेसिस है कि इससे क्या हो सकता है उसके बारे में भी सोचता है। तो मैं चाहती हूँ कि कॉग्निटिव थिंकिंग लर्निंग में बच्चे अलग अलग स्टेज से जाते हैं। ये भी कोचेस देखिए, आप पीपीटी में ये सब कुछ पाएंगे। मैं अभी हरी अप करूंगी क्योंकि हमें टाइम की लिमिट है, मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आगे आगे पढ़ती हूँ। अब ये चौथी जो थियोरी है वो है कि हम सीखते कैसे हैं, बच्चे सीखते कैसे हैं। तो बच्चे 3 प्रकार से सीखते हैं। पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो मैं समझाना चाहती हूँ। पाउलो करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक पिंजरे में एक कुत्ते को रखा था, और वो जानना चाहते थे कि कुत्ता कैसे रिएक्ट करता है जब उनके सामने खाना लाया जाता है। तो जैसे ही पाउलो उनको खाना देता है तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा आने लगता है, वो सैलिवेशन स्टार्ट होता है उससे। ये तो नॉर्मल है, आपके मेरे सामने भी खाना आए तो हमें मुंह को पानी आ जाता है। अब उन्होंने ट्राई किया कि वो घंटी या विसल बजाने लगे और देखा कि क्या अब कुत्ता सैलिवेट करता है। तो उन्होंने देखा कि विसल से उसे कोई मुंह में पानी नहीं आ रहा है। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हर बार खाना देने से पहले उन्होंने विसल किया। अब इससे क्या हो गया, कुत्ते ने ये सीख लिया कि हर बार विसल आने के बाद अगर खाना आने वाला है, इसका मतलब चौथे स्टेज में वो विसल बजते से ही उसके मुंह में पानी आने लगता था। अब इस थियोरी से हम ये सीखते हैं कि जब सर हमें डांटते हैं, कोच हमें डांटते हैं, तो हमें बुरा लगता है, हमें डर लगता है। सर के डांट से, कोई गलती से हमें डर लगता है, गलती करने से डर लगता है, नॉर्मल है। लेकिन कंपटीशन से क्या पहले दिन से बच्चों को डर लगता है? नहीं लगता है। कंपटीशन का और डर का वैसे तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें समझ में आने लगता है कि गलती से सर गुस्सा होते हैं और कंपटीशन में अगर हम गलती करें तो सर गुस्सा हो जाएंगे, तो स्लोली स्लोली हमारा कंपटीशन से ही डर लगने का सफर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सर का क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था ये मैं आंसर करूंगी कि क्योंकि मिस्टेक्स के ऊपर हमारा कोच करके एक रिएक्शन आ जाता है क्विकली, उसकी वजह से एक एसोसिएशन डेवलप हो जाता है कि गलती यानी गुस्सा या मार, और कंपटीशन में गलती यानी तो गुस्सा और मार होगा। तो कंपटीशन का डर यानी एक्चुअली कंपटीशन का नहीं होता, कुछ गलत हो गया तो आपसे डर लगता है। इसका मतलब अगर हम हमारे गलती के ऊपर के रिस्पॉन्स को अगर चेंज कर पाए तो हम कंपटीशन के डर को भी कम कर सकते हैं। इसी का और एक एग्जांपल दूंगी कि हम कैसे बच्चों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे ना डरे, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ये कहता है कि बच्चों के साथ सिर्फ 2 चीज काम करती है, एक है रिवॉर्ड और एक है पनिशमेंट। अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट में भी 2 चीजें हैं। रिवॉर्ड पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, पनिशमेंट भी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि पॉजिटिव रिवॉर्ड क्या है। पॉजिटिव रिवॉर्ड यानी वो चीज है कि जहां पर आप अच्छी चीज करने के बाद उन्हें अप्रिशिएट करते हो, कुछ देते हो, एक शाबाशी देते हो, सबके सामने अप्रिशिएट करते हो। लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट यानी कोई गलती करने के बाद उसे मार लगाते हो या फिर डांटते हो, ये होता है। तो इसे हम पॉजिटिव पनिशमेंट ऐसा कहते हैं। नेगेटिव रिवॉर्ड जो है उसे ऐसा कहा जाता है नेगेटिव रिवॉर्ड यानी ऐसा टेक्निक जहां पर कुछ अच्छी चीज करने के बाद आप बच्चे का कोई नापसंद चीज को उससे दूर कर देते हो। यानी कंपटीशन से पहले हम बच्चों को बहुत ज्यादा किसी से घुलने मिलने नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे आप देखने लगोगे कि अब बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है, अब उतना अफेक्ट नहीं होता, तो आप बोल देते हो कि बच्चा ठीक है चलो अब आप थोड़ा सा घुल मिल सकते हो। तो क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है आप उसे थोड़ी सी छूट दे देते हो फ्रेंड्स से बात करने की। इसे हम नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रिवॉर्ड कहते हैं। यानी ये है नेगेटिव लेकिन इसका इम्पैक्ट अच्छा ही होगा, उनका डर कम होने के लिए मदद होता है। लास्ट जो चीज है वो है नेगेटिव पनिशमेंट।
नेगेटिव पनिशमेंट, इसका महत्व बहुत है कि ऐसा कहा जाता है कि डांट और मार से ज्यादा नेगेटिव पनिशमेंट का असर अच्छा है। नेगेटिव पनिशमेंट यानी बच्चे से ऐसी कोई चीज छीन लो जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में अगर आपको बच्चे को पनिशमेंट देना है तो उसे थोड़े टाइम के लिए उसके मोबाइल से अलग रखना, उसके दोस्तों से अलग रखना, उसके मनपसंद खाने से अलग रखना, ये एक नेगेटिव पनिशमेंट है। लेकिन अगर उसको आप ट्रेनिंग से ही अलग रखो तो इसमें दो प्रकार हो सकते हैं। जिनको ट्रेनिंग करना है वो तो इससे सीख के बिल्कुल अच्छा बिहेवियर कर लेंगे, लेकिन जिन्हें ट्रेनिंग से वैसे ही दौड़ना है बाहर, वो आपका उपयोग करेंगे और ज्यादा बाहर जाने के लिए। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि टीचर बच्चों को बाहर खड़ा कर देती है जब वो मस्ती करते हैं। अब बच्चे एंजॉय करने लगते हैं ये बाहर खड़ा रहना, इसके लिए वो हमेशा ये टेक्निक यूज करते हैं कि हम मस्ती कर ले ताकि हमें टीचर बाहर भेज दे। तो इस प्रकार से पनिशमेंट और रिवॉर्ड से आप बच्चों का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। आखिरी जो थियोरी है वो है सोशल लर्निंग थियोरी। ये थियोरी कहती है कि बच्चे देख के सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। किससे ऑब्जर्व करते हैं? सबसे ज्यादा आपको ऑब्जर्व करते हैं। किसे ऑब्जर्व करते हैं? आप जिन रोल मॉडल्स को उनके सामने लाते हो, आप जिन वीडियोस को उनके सामने लाते हो, जिन चीजों को उनके सामने लाते हो, उससे सीखते हैं। लेकिन इस सफर में ये जो लर्निंग है या फिर बिहेवियर में चेंज है या सीखना है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। इसके लिए कुछ मेंटल स्टेट्स लगते हैं। तो ये कौन से मेंटल स्टेट्स है, तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता है, आप बच्चे से अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो समझने की कोशिश कीजिए कि 4 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले है अटेंशन, ध्यान देना। जब तक बच्चा ध्यान नहीं देगा तब तक वो कुछ नया सीख नहीं पाएगा। तो उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा उस टास्क के ऊपर, आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज है रिटेंशन। बच्चा क्या वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर रख पा रहा है, स्टोर कर पा रहा है, मेमोराइज कर पा रहा है, इसे हम रिटेंशन कहते हैं। तो अगर उसने उतनी बार उसे रिहर्स किया, उतनी बार उसे याद किया, तो बिल्कुल वो रिटेन कर पाएगा। इसी को हम मसल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि आप हमेशा वो एलिमेंट बार बार बच्चों से करवाते हो ताकि उस मसल को आप वो मेमोरी दे पाओ। तीसरी चीज जो है वो है मोटर प्रोडक्शन। क्या वो सीखी हुई चीज अब वो कर पा रहा है, वो करने की कोशिश करता है, उसे मोटर रिप्रोडक्शन ऐसे कहते हैं। वो खुद वो एलिमेंट करने की कोशिश करता है। और चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। जब तक उसे ये नहीं समझ में आता, जब तक ये वो धारणा नहीं कर लेता कि अरे वो दीदी ने तो एलिमेंट करने के बाद सर बहुत खुश हो गए, तो अब मुझे भी सर से खुशी अप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं भी ये एलिमेंट करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये जो मोटिवेशन है, इन 4 स्टेजेस से जाने के बाद ही बच्चे किसी चीज से ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो ध्यान देना, याद रखना, उसे करने की कोशिश करना और मोटिवेशन मेंटेन करना, इन 4 चीजों से बच्चे सीखने लगते हैं। मैं अपनी आखिरी स्लाइड पे आ रही हूँ। आप सोचोगे बढ़ाना है, मेमोरी कैसे बढ़ानी है, फिर मोटर रिप्रोडक्शन यानी परफॉर्मेंस में कैसे उतारना है, और ये मोटिवेशन कैसे पैदा करना है। माय डियर कोचेस, मैं सब कुछ आपको एक ही सेशन में नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस एंड सबसे आखिर में साइकोफिजियोलॉजी, ये ऐसे 4 नए फील्ड्स है साइकोलॉजी के, तो कुछ पुराने भी हैं, जो ऐसे उत्तर दे सकते हैं आपको कि ये 4 प्रोसेसेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे का ध्यान, अटेंशन ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या जिम्नास्टिक्स में सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए जो आर्चरी और शूटिंग में लगता है, या शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन चाहिए क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट्स एक अपैरेटस में कर रहा है, उसको सिर्फ एक अपैरेटस नहीं करना है, उसको मल्टीपल अपैरेटस करने हैं। कैसे उसे एक तरफ से एक अटेंशन से दूसरे करने वाली हूँ। तब तक के लिए मुझे आप एक्सक्यूज कर दीजिए। कोई क्वेश्चन होंगे तो जरूर मैं मनोज सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूछिए, और फिर हम आखिरी स्लाइड पे जाएंगे। जी मैम, जी क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
जी, अमृता मैम, हमारे सीनियर कोच Yes, sir. अशोक मिश्रा जी की तरफ से क्वेश्चन आया है. प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू रिमूव मेंटल ब्लॉक्स इन जिम्नास्टिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो सब बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं रेफरेंस तो अगले सेशन में दूंगी, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है तो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ मेंटल ब्लॉक यानी क्या है। मेंटल ब्लॉक यानी स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में, अपैरेटस के बारे में या व्यक्ति के बारे में, कंपटीशन के बारे में एक अलग प्रकार का डर होता है। जैसे काफी बार देखा गया है कि लड़कियों को बीम के ऊपर बहुत डर लगता है, गिरने से डर लगता है, इंजुरी से डर लगता है, इससे मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। अब ये मेंटल ब्लॉक्स, मैंने जैसे आपको कहा कि अंदर की स्टोरी सबसे ज्यादा शुरू होती है नेगेटिव थॉट से। तो अगर हमें मेंटल ब्लॉक को रुकाना है तो हमें उस मेंटल ब्लॉक के रिलेटेड उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं ये सबसे पहले समझने की जरूरत है, उसे लिखवाने की जरूरत है। उसी के साथ उसकी भावना क्या है, उसे डर लग रहा है, उसे भाग जाने की इच्छा हो रही है, उसे गिल्ट लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है, उसे शेम लग रहा है कि मुझ में, हमें समझने की जरूरत है। और उसी के साथ उसका परिणाम बॉडी के ऊपर कैसे होता है, हाँ, जिसे हम साइकोफिजियोलॉजी कहते हैं, कैसे उनके डर के वजह से उनके अंदर ये हार्ट रेट बढ़ रहा है, उनका ब्रीदिंग फास्ट हो रहा है, उनके मसल्स टेंस हो रही है, ये सब उन्हें एक्सप्लेन करना है। इसी को हम मेंटल स्किल ट्रेनिंग कहते हैं। अगर हम, जैसे हम रिहैब और प्रीहैब कहते हैं, अगर हम बच्चों को मेंटल स्किल सिखा पाए तो हम उनका साइकोलॉजिकल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक बेहतर एथलीट मिल पाएगा जो अपने प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व भी कर पाएगा। तो के लिए टिप ये है कि उसके नेगेटिव थॉट्स, उस ब्लॉक के बारे में समझने की कोशिश कीजिए, लिख के निकालिए, इमोशन समझने की कोशिश कीजिए, उसको समझाना है कि कैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारा बॉडी अफेक्ट हो रहा है। फिर उसमें हम रिलैक्सेशन और नेगेटिव थॉट्स स्टॉप करने के लिए नेगेटिव थॉट स्टॉपिंग टेक्निक यूज करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टेक्निक मैं बताना चाहती हूँ जिसका नाम है थॉट स्टॉपिंग। ऐसा कहा गया है कि ह्यूमन ब्रेन जो है ये दो चीज के लिए प्राइम्ड है। अगर आप जोर से स्टॉप चिल्लाओगे तो रास्ते पे आने वाले या आसपास होने वाले हर कोई रुक सकता है। तो स्टॉप ये ऐसा शब्द है जो माइंड को फ्रीज कर देता है। अगर इसका अच्छा उपयोग करना हो तो आप एथलीट को हर बार जब उन्हें डर लगता है तो स्टॉप कहना सिखाइए। इससे उनका नेगेटिव थॉट रुक जाएगा, कट जाएगा, और उसी के साथ पॉजिटिव थॉट सिखाने का टेक्निक मैं अगले सेशन में बताऊंगी। I hope I have answered your question, sir. Yes. Next question है मैम. What are the childhood disorder of gymnast and how to overcome it? Okay. जी बिल्कुल। सो चाइल्डहुड जिम्नास्ट के कोई ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं होते, जो प्रॉब्लम्स है वो चाइल्डहुड के या चाइल्ड के ही है। तो काफी बार देखा गया है कि जिम्नास्ट में या काफी एथलीट में आजकल ADHD ये प्रकार बहुत ज्यादा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो आपको लगेगा शायद उसका ध्यान नहीं है या उसको मोटिवेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है सर। इन बच्चों में केमिकल फायरिंग का इशू होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक टाइम पे प्रोसेस नहीं कर पाते। उन्हें इंस्ट्रक्शंस छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे तो उनका कैपेसिटी एज के हिसाब से बढ़ते जाएगा, और उनका ये ADHD का इशू एक अलग प्रकार के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके साथ मिलके इसके ऊपर काम किया जाता है। उसी के साथ काफी सारे बच्चे जो है उनको एंजाइटी या पैनिक इशू, और आजकल तो 10 साल की उम्र में भी डिप्रेशन जैसे इश्यूज देखे गए हैं बच्चों में। तो मेरा वापस से एक ही कहना है सर कि हम फिजियोथेरेपी जैसे रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम ना करें। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट इंजरी होने के बाद काम करते हैं, तो हमें भी साइकोलॉजी में रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, प्रीहैब के ऊपर काम करना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशन, बॉडी को स्ट्रेंथ कंडीशन करते हो, वैसे ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के ऊपर, मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आप बच्चों के स्किल्स डेवलप कर पाए तो ये चैलेंजेस उनको कम आएंगे, और फिर अगर चैलेंजेस आए तो आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से या एक डॉक्टर से बात करके उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। यस सर, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक और है मैम, सीनियर कोच रामाकृष्णन जी. It has been observed that sometime gymnast fail to perform his master skills on important time. How should solve this type of problem? ओके, सो मेरा आंसर सेम होगा सर। ये सब चीज का प्रॉब्लम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशन में है। कुछ लोगों को
इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे इमोशंस आ जाते हैं। तो हमारे एथलीट को कौन से इमोशंस आ रहे हैं और कौन से थॉट्स आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें टेक्निक सिखाना है। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको दवाई अलग है, और घुटने में दर्द हो रहा है तो दवाई अलग है। वैसे ही जो इमोशन होगा उसके हिसाब से आपका टेक्निक भी अलग होगा। हर इमोशन के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए एक ही टेक्निक नहीं यूज होती। तो आपके जो कोच ने ये पूछा है कि स्पेसिफिक और हायर लेवल का एलिमेंट, और वो इम्पोर्टेंट कंपटीशन में ही क्यों बच्चे भूल जाते हैं, इसका क्लासिकल एग्जांपल है गड़बड़ी उनके गोल सेटिंग में। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है कि मुझे अच्छा करना है, मुझे जीतना है, मुझे ये स्कोर लाना है। ये अपेक्षाएं है जब उन्हें लगता है कि उनके क्षमता जो है शायद कम पड़ जाए उस अपेक्षा के लिए, उनके एबिलिटीज कम पड़ जाएंगी उनके गोल्स को मिलाने के लिए। तो इसमें जो इम्बैलेंस होता है, इससे स्ट्रेस डेवलप होता है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चा नेगेटिव सेल्फ डाउट में चला जाता है, जिसकी वजह से वापस से वही फिजिकल चेंजेस उसके बॉडी में आ जाती है, और उससे गलतियां होती है, और वो खुद को प्रूव कर देता है कि देखो मुझे तो लग ही रहा था मैं मिस्टेक करूंगा, और देखो मैंने कर लिया। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें इमोशन और थॉट्स को समझना है। अगर हमने इनके ऊपर काम किया, बिल्कुल हम आपके बच्चे को अगली बार, अगले 2-4 कंपटीशन के बाद ये मिस्टेक्स करने से रोक सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि मेंटल ट्रेनिंग कोई क्विक फिक्स नहीं है कि आज सिखाया और कल आ गया। उसे भी आपके जिम्नास्टिक्स की तरह समय लगता है। थोड़ा सा समय दीजिए आपको खुद को भी और एथलीट को भी, जिम्नास्ट को भी, ताकि वो स्लोली और स्टडीली इन स्किल्स को डेवलप करके अपने प्रैक्टिस में और कंपटीशन में यूज कर पाए। I hope I could answer your question. एक लास्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्यू टू overuse of blue screen, gymnasts want everything immediately. Hence, it has been observed that they seldom found to be persistent. What are the tricks or ideas to make them persistent? ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एकेडमिक फील्ड में भी काफी हद तक परेशान कर रहा है आज। इसका शुरुआत ही हम कर सकते हैं कि जो गर्भवती महिला है वो पेट में बच्चा लेके मोबाइल स्क्रीन देख रही है, तो बच्चा जन्म के पहले से ही उसके ऊपर असर हो रहा है। जन्म होने के बाद बच्चे को स्क्रीन दिया जाता है ताकि वो देख के खाना खाए। वैसे ही एक एथलीट के जिंदगी में भी आज सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी की वजह से कंटिन्यूअसली नए स्टिमुलस उसके सामने आ रहे हैं। ये इतने चेंजिंग स्टिमुलस जो होते हैं वो आपके ब्रेन को जल्दी चेंजेस के लिए हैबिट लगा देते हैं। अब जब ऐसी हैबिट लग जाती है तो क्लासरूम या फिर जिम्नास्टिक्स के ट्रेनिंग में जो चीजें सब सेम रहती है, स्लो चलती है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होता, ये उन्हें बहुत बोरिंग लगने लगते हैं, जिसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट, ADHD या अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो अभी हमें ये समझना है कि क्योंकि स्क्रीन का टाइम और हमारे ब्रेन प्रोसेसिंग स्पीड का फंक्शनिंग अफेक्ट हो रहा है, तो हमें हमारे जिम्नास्ट में डिसिप्लिन डेवलप करना ही है। नो स्क्रीन टाइम ये सोल्यूशन नहीं है। स्क्रीन टाइम होगा लेकिन लिमिट में होगा और कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। उसी के साथ माइंड का कंट्रोल, माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनका कंसंट्रेशन और अटेंशन बढ़ाने के लिए योग का, मेडिटेशन का, रिलैक्सेशन का उपयोग करेंगे तो उनका अटेंशन भी बेहतर होगा। इसका परिणाम आप जिम्नास्ट में देख पाएंगे। आई होप आई कुड आंसर द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैम एक तो मेरे जिम्नास्ट लड़की फ्रॉम पूना, माय ट्रेनिंग, शी वाज अ वेरी गुड जिम्नास्ट, मगर जब भी वो कंपटीशन करती थी उसमें हाथों में और पाँव में बहुत स्वेटिंग होती थी, और मैं उसको पूछता था यू आर फीलिंग, वो बोली सर मेरे को फील नहीं होता मगर पसीना बहुत आता है हाथों में। ओके, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और सम अदर्स? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सर। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक नेशनल चैंपियन थी। ट्रेनिंग में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करती थी और कंपटीशन में जाके 50% भी नहीं दे पाती थी। सेम इश्यूज होते थे, हाथ में पसीना आना, पैर में पसीना आना, उल्टी जैसा होना, गुड़गुड़ होना, सब भूल जाना। सर ये साइकोलॉजिकल ही है, इसे हम क्लासिकल एंजाइटी कहते हैं। तो मैंने जो ये इनसाइड स्टोरी वाला डायग्राम दिखाया था, बिल्कुल आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे हार्ट रेट बढ़ता है, आपके ब्रीदिंग फास्ट होती है, उसी के साथ काफी और भी चेंजेस आपके अंदर आने लगते हैं, जिसमें आपके बॉडी टेम्परेचर जो है सर
वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो उसे ठंडा करने के लिए स्वेटिंग का सहारा लेता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग पर्स्पिरेशन हमें स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली हाथ और पैरों के स्वेटिंग को हम एंजाइटी से जोड़ सकते हैं। काफी लोगों को यूरिनेशन जैसा लग सकता है, थ्रोट ड्राई लग सकती है। इस सब का रीजन है कि उनमें डर पैदा हो गया है। अब इसका एग्जाम्पल मैं क्लासिक देना चाहती हूँ सर, तो ये है कि जब हम आदि मानव थे तो हमारे पास दो रिस्पॉन्स थे जिससे हम डेंजर से भाग सकते थे। वो था फाइट और फ्लाइट। हम फाइट कर सकते थे या फ्लाइट कर सकते थे। वैसा ही आज जिम्नास्ट के पास भी दो ऑप्शन है, एक तो वो फाइट कर सकते हैं या भाग जा सकते हैं। हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भागने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जिम्नास्ट को पता है कि कोई भी हालत हो उसे तो फाइट करना ही है इस सिचुएशन में। लेकिन हमारे आदि मानव के स्टेज से हमारे न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम में एक सिस्टमैटिक चेंज आता है जब हमारे सामने कोई डेंजर आता है, जिसमें ब्लड शुगर इंक्रीज होना या फिर हमारा डिस्क्रीशन और हमारा जो डाइजेशन है वो होल्ड पे जाना, इससे ताकि हमारा पूरा बॉडी उस डेंजर से हमें भागने के लिए, फाइट करने के लिए हेल्प कर पाए। तो हमारी जिम्नास्ट के लाइफ में भी यही होता है इस सिचुएशन में, क्योंकि उसने कंपटीशन को एक डेंजर का सिग्नल बना लिया है। वो डरते हैं, तो डेंजर सिग्नल की वजह से उनके बॉडी में यही फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। अब आप मुझे पूछोगे तो ये कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं? तो हमें एक तो इस कंपटीशन और डर का जो एसोसिएशन है, कुत्ते और बेल का जो एसोसिएशन है, वैसे ही कंपटीशन और डर का जो एसोसिएशन है वो ब्रेक करना है। ये कैसे करेंगे? तो हम उन्हें ट्रेन करेंगे टू स्टडी माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। यही साइकोफिजियोलॉजी कहते हैं कि आपकी बेटी जब बोल रही है कि मुझे फियर तो नहीं लग रहा है, तो उसे एक्चुअली उसका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि फियर नहीं लग रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा फियर भरा पड़ा है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। तो हम उनके सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करेंगे, टेक्निक सीखेंगे, जिससे हम उधर चेंजेस कर पाए, जिससे उनका डर कम हो पाएगा। और एक चीज है सर कि इसमें काफी गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है।